हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का जो अपना पेपर रहने वाला है ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो आपका पेपर हुआ था उसी पेपर को अपन हल करने वाले हैं। ये पेपर आरपीएससी के द्वारा लिया गया था और लेटेस्ट ये हुआ था आपके 2023 जून 2023 के अंदर हुआ था। तो इसमें जितने भी सवाल पूछे गए उन सवालों को अपन अच्छे से देखने वाले हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, वाला नृत्य, मांदल नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप सभी को पता है कौन सी जनजाति है, ग्रासिया जनजाति। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। ठीक है, एक तरफ पुस्तकें आपको दी हुई है, दूसरी तरफ लेखक आपको दिए हुए। तो देखो, हमीरायण जो है ये आपकी पद्मनाभ हो जाएगी। ठीक है, और रणमल्लोचंद सिरधर व्यास हो जाएगा आपका। ठीक है, अचलदास खींची वचनी का चारण शिवदास हो जाएगा। राव जेतसिंह और संत बिट्टू सुज्जा हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 3, 4, 1, 2 है ना। अब कौन सा ऑप्शन हो आप देख लो इसको। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली डैश कहलाती है। तो आप सभी को पता है, तो वो वागड़ी कहलाती। क्या कहलाती है भाई? वागड़ी बोली कहलाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से तो नीचे है और अचलगढ़ से ऊंचा है? तो देख लेते हैं इसका जो सही आंसर आपका होने वाला कौन सा होगा। तो चौथे की मैं बात करूँ तो तीसरा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसने कहा कि अरावली का कौन सा शिखर शहर से नीचे है और अचलगढ़ से ऊंचा है। ठीक है, अचलगढ़ की जो ऊंचाई वो 1380 है और शहर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? शहर आपका हो जाएगा 1497 है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जरगा जो है इन दोनों के बीच के अंदर है। देख लो आप, 1597 सॉरी है ना। अब देख लो आप, इसके बीच में आ गया ना ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? तो रोजा वाकर भी है आपका, जारोला पहाड़ भी है, इसराना वाकर भी है, गोकुंदा नहीं है। गोकुंदा ये आपके उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर पड़ता है। क्लियर? तो पांचवे का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। वाकल तथा सेई धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो है, कौन सी नदी बनती है वो है जो आपको बताना है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका साबरमती नदी। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करनी है। ठीक है, एक तरफ आपको दिए हुए जिले, एक तरफ आपको दिए हुए जिले। तो देखते हैं। देखो, पचवदरा बाड़मेर में हो जाएगी, तालाबशाही धौलपुर में हो जाएगी, ताल छापर चूरू के अंदर हो जाएगी, नवलखा झील जो है बूंदी में हो जाएगी। क्लियर है? तो 7 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम वार्षिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? दिए हुए उदयपुर दिया हुआ, दौसा दिया हुआ, नागौर दिया हुआ, चित्तौड़गढ़ दिया हुआ। देखो ये सवाल तो वैसे बहुत आसान है। कैसे? इनमें से देख लो कौन सा जिला रेगिस्तान के अंदर है। मरुस्थलीय जो रेगिस्तान है उसमें आता है, तो आप सभी को पता है नागौर आता है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होनी है? नागौर के अंदर। ये पश्चिमी राजस्थान का एक ही जिला है, बाकी सारे पूर्वी राजस्थान के अंदर आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर कोटा जिलों में अधिकांशतः है कैल्सी ब्राउन मृदा, नवीन भूरी मृदा, पर्वतीय मृदा या लाल दूमर मृदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों का समूह को चयन कीजिए जहाँ 2021 के आकलन के अनुसार वनावरण का भौगोलिक क्षेत्र 10% से अधिक है। तो 10वें का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, राजसमंद, करौली और धौलपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या वनावरण जो है भौगोलिक क्षेत्र 10% से भी ज़्यादा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किन जिलों के अंदर पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कोटा और न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सन 2002-2003 में राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों को अकाल प्रभावित जिलों घोषित किया गया था? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 2002-2003 के अंदर 32 जिले अकाल से प्रभावित थे। ठीक है, यानी उस समय आप कह सकते हो लगभग पूरा राजस्थान, क्योंकि 33वां जिला तो आपका 2008 में बना था। ठीक है, और ये बात कर रहा आपके 2002-2003 में, तो पूरा राजस्थान अकाल से प्रभावित था। ऑप्शन नंबर 3 यानी 32 जिले आपके बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वन विभाग राजस्थान की प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में 2019 व 21 के बीच में अधिकतम दर से विनाश हुआ है? तो 13 के अगर मैं सही आंसर की बात कर लूँ तो देखो, सबसे ज़्यादा जो विनाश हुआ जालोर और करौली में, यानी वनों की कमी की बात कर रहा है। विनाश का मतलब क्या? वनों की कमी। सबसे ज़्यादा जो वनों की कमी, एक तो जालोर, एक करौली। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान स्टेट इन्वायरमेंट पॉलिसी सर्वप्रथम किस वर्ष लागू की गई थी? ठीक है, तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, 2010 के अंदर। कब लागू की गई? 2010 के अंदर लागू की गई थी। क्लियर। अब बढ़ते हैं अपन, अब इसके बाद में आपके जो करंट अफेयर के सवाल है जो कि पुराने हैं, तो वो मैं आपको नहीं करवा के सीधा ही ले चलता हूँ, और राजस्थान जीके के जो सवाल पूछे गए वहाँ पर है ना। यहाँ से स्टार्ट है आपके वापस, है ना, यहाँ से 139 से। ठीक है, वन 39वां सवाल आपके सामने है, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? नंदबई, नौ, रूपावास और कुमेर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 139 का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, 9 से प्राप्त हो। कहाँ से प्राप्त हो भाई? 9 से। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये जो सारी सभ्यताएं नंदबई, नौ, कुमार, रूपवास, ये सारी कहाँ पड़ती है? तो ये सारी पड़ती है आपके भरतपुर के अंदर। कहाँ पड़ती है? भरतपुर में पड़ती है। क्लियर, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। अब नौ के बारे में थोड़ी सी अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो देखो, नौ की जो खुदाई हुई ना, वो 1963 से 64 के मध्य हुई है, ये आपको याद रखना। ठीक है, दूसरी मैं बात कर लूँ तो किसने करी? आर.सी. अग्रवाल। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना किसने करी भाई? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा की गई है। ठीक है, और ये एक आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता है, क्योंकि यह तांबे के बर्तनों का और ताम्रयुगीन चीज़ों का बहुत अवशेष मिला। ठीक है, दूसरी मैं बात करूँ तो यह उत्खनन पर 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले भाई। ये इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, 5 सांस्कृतिक युगों का जो अवशेष मिला वो 9 से मिला। ठीक है, और लोहे से कच्ची ईंटों से बना एक परकोटा मिला जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा लाल रंग के साधारण बर्तनों के टुकड़े भी यहाँ से प्राप्त हुए, और एक सबसे खास चीज़ जो प्राप्त हुई यहाँ से वो है झाक बाबा। कौन सा बाबा? झाक बाबा। साक जो अपने झाक बाबा है, इनकी प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है, शुंग कालीन की मानी जाती है, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखना है। मोस्ट टाइम भी आपको मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितना मनसब प्रदान किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 140 की अगर मैं बात करूं तो 5000। कितना मनसब दिया जाता था? 5000 का मनसब दिया जाता था। अब देखो, अगर महाराजा राय सिंह के बारे में मैं अदर फैक्ट की थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहूँ जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है, तो बिल्कुल आप याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको याद रखना, ये जो राय सिंह थे, महाराजा राय सिंह, इनके पिता का नाम था महाराजा कल्याणमल। क्या नाम था भाई? महाराजा कल्याणमल। क्लियर है? दूसरी मैं बात कर लूँ तो ये गद्दी पे कब बैठे थे, एक बार ये सवाल पूछा गया था, इनका रूलिंग पीरियड क्या है? तो देखो, इनका रूलिंग पीरियड जो था 1574 से लेकर 1612 तक ये गद्दी पे बैठे थे, ठीक है। क्लियर है? 1574 से लेकर 1612। और दूसरों, इन्होंने एक उपाधि भी धारण करी थी, उस उपाधि के बारे में भी आपको बता देता हूँ, महाराजा धीराज। कौन सी उपाधि थी भाई? महाराजा धीराज, ये उपाधि इन्होंने धारण की थी। क्लियर? दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ इसका, देखो, ये जो राय सिंह थे ना, राय सिंह, ये सिरोही के राजा सुल्तान और जालौर के राजा ताज खां को अकबर के पक्ष में लाए थे। अकबर के पक्ष में करने का जो काम किया था ना, वो मुगल बादशाह अकबर के समय महाराजा राय सिंह ने किया था। किसे मिलाया था? एक तो सिरोही के राजा सुल्तान और जालौर के राजा ताज खां को, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बन सकता है, ठीक है। और 1577 ईस्वी की बात कर लेता हूँ। देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, आजकल ऐसे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आजकल सीधा हलवा आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला, थोड़े से टफ सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो 1577 में मुगल बादशाह जो अकबर थे ना, उन्होंने इनको 51 परगने दिए थे भाई। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता। कितने परगने दिए थे? 51 परगने दिए थे, ठीक है। और इनके मनसब की मैं बात कर लूँ तो देखो, मुगल बादशाह अकबर के काल में तो इनको मिलते थे 4000, ठीक है। और जहांगीर के काल में इनको मिलते थे 5000, ठीक है। अकबर ने तो इनको 4000 का मनसब दिया, जबकि जहांगीर ने इनको 5000 का मनसब दिया था। बिल्कुल आपको याद रखना। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, मुंशी देवी प्रसाद जो है ना, उन्होंने राय सिंह को क्या कहा था? तो राजपुताने का कर्ण कहा था भाई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो याद रखना। राजपुताने का कर्ण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद। किसे कहा? बीकानेर के जो आपके महाराजा हैं राय सिंह को कहा था। इनके अलावा इनकी 4 पुस्तक है जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना। एक तो आपकी राय सिंह महोत्सव, पहली किताब क्या होगी भाई? राय सिंह महोत्सव, ठीक है, याद रखना आपको, राय सिंह महोत्सव, ठीक है। दूसरी जो है वो है ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नमाला। और अगर मैं तीसरी पुस्तक की बात कर लूँ तो वह है बाल बोधिनी। क्या है भाई? बाल बोधिनी। और एक और इम्पोर्टेंट इनकी किताब है जो मेरे दिमाग से शायद अभी निकल रही है, वो है आपकी वेदक वंशावली। हाँ, वेदक वंशावली। ये 4 किताबें मैंने आपको बताई, वापस से बता देता हूँ, अच्छे से सुन लेना। पहली राय सिंह महोत्सव, दूसरी ज्योतिष रत्नमाला, तीसरी बाल बोधिनी, चौथी आपकी वेदक वंशावली। ये 4 किताबें हैं, इनकी इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो अगला सवाल आपका ये है, जयपुर में राजनीतिक चेतना का उदय और विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, अर्जुन लाल सेठी की बात कर लूँ तो इनका संबंध आपके चोमू जयपुर से रहा था, ठीक है। इनका जन्म भी आपका चोमू जयपुर में हुआ था। और ये ठिकानेदार भी थे आपके चोमू के जिलाधीश पद, सॉरी ठिकानेदार नहीं, जिलाधीश पद पे थे, ठीक है। और इनका जो एक कथन है वो बार बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। वैसे कथन क्या, ध्यान से सुनना, सेठ ही नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? ये किसने कहा था? अर्जुन लाल सेठी ने कहा था, ठीक है। अर्जुन लाल सेठी को ही राजस्थान का ददीची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का ददीची। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ददीची, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा
देखो इन्होंने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना करी थी, ठीक है, जयपुर के अंदर करी थी, फिर बाद में उसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। और 1908 में वापस जैन वर्तमान पाठशाला के नाम से इसे बदल दिया गया था, ठीक है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। और 1912 में जो हार्डिंग बम कांड हुआ था उसमें भी आपके अर्जुनलाल सेठी शामिल थे, ये भी आप याद रख सकते हो। इनके अलावा देखो अंतिम समय इनका अजमेर में व्यतीत हुआ था। कहाँ व्यतीत हुआ? अजमेर में, ठीक है। अंतिम समय में इनका नाम जो था वो करीम खां था। क्या था भाई? करीम खां। दूसरा, इनकी 2-3 किताबें इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी शूद्र मुक्ति। कौन सी? शूद्र मुक्ति। एक है आपकी मदन पराज्य। कौन सी हो जाएगी आपकी? मदन पराज्य। एक आपकी हो जाएगी, एक किताब और है इनकी इंपॉर्टेंट है, परामर्श यज्ञ। कौन सी हो जाएगी? परामर्श यज्ञ। तो ये 3 किताबें मैंने आपको बताई जो कि मोस्ट आईएमपी है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 142वां क्वेश्चन, एक तरफ किसान आंदोलन। इसमें पूछा कि कौन सा युग्म सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना है। तो रूपा जी व करपा जी, बेगू किसान आंदोलन, नानक भील, देवालाल गुज्जर, बीकानेर किसान आंदोलन, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, बूंदी किसान आंदोलन, ठीक है। तो देवा गुज्जर और भवानी शंकर, सीकर किसान आंदोलन, ठीक है। तो ये आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 142 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूपा जी और करपा जी का जो संबंध है ना वो है आपके बेगू किसान आंदोलन से। कौन से किसान आंदोलन से? बेगू किसान आंदोलन से, ठीक है। अब देखो, अगर बेगू किसान आंदोलन की थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँ तो बेगू किसान आंदोलन जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बेगू से। लेकिन ये बेगू पड़ता कहाँ थी? चित्तौड़ में पड़ता है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरा, ये मेवाड़ रियासत का ठिकाना था, ठीक है। कौन सी रियासत का ठिकाना था? मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। और कौन सी श्रेणी का ठिकाना था ये भी याद रखना, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बेगू, ठीक है। मेवाड़ रियासत की 16 ठिकाने थे टोटल। कितने? 16 ठिकाने थे, उसमें से एक ये भी था, ठीक है। और यह जो आंदोलन किया था ना वो धाकड़ किसानों ने किया था। कौन से किसानों ने किया भाई? धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा यह आंदोलन किया गया था, ठीक है। और 1922 की बात है, 1922 में विजय सिंह पथिक ने किसानों और बेगू के जो सामंत थे आपके अनूप सिंह चुंडावत, उनके बीच में समझौता करवा दिया था, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो वोलेस्विक समझौता जो संबंध है वो भी आपका बेगू किसान आंदोलन से ही है, ठीक है। और ट्रंच आयोग का जो संबंध है वो भी आपके बेगू किसान आंदोलन से ही है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। 143वां क्वेश्चन आपका, गोपाल दास, खूबराम, सत्यनारायण और मानवल जैन, इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह षड्यंत्र में शामिल थे ये आपको बताना है। तो देख लेते अपन कौन कौन इसमें शामिल थे। तो देखो, गोपाल दास भी थे आपके, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो खूबराम भी थे आपके, और सत्यनारायण भी थे आपके, ठीक है, सत्यनारायण भी थे। और एक आपके मानमल जैन, ठीक है, मानमल जैन आपके थे या नहीं थे? मानमल जैन भी आपके थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका न, ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, ये बात कर रहा है बीकानेर की, ठीक है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको कंफर्म कर लेते हैं ये पूरा सही तो है ना, ठीक है। मानमल जैन का कंफर्म कर लेता हूँ, 3 तो मुझे अच्छे से याद है। तो देखो, मानवल जैन नहीं थे भैया ना, बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर होगा वापस से सुधार करना एक बार, ऑप्शन नंबर 2 है ना, गोपाल देश, खूबराम और सत्यनारायण, ये तो कंफर्म है। और मानवल जैन इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। तो 143 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। देखो इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर बताना चाहूँ तो देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेंगे किसकी, तो आपका इसके अंदर जो कौन कौन शामिल थे, इनके अलावा कौन कौन शामिल थे उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो खूबराम हो गया आपका, ठीक है, 1 नंबर हो गया, 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद कर लो तो दूसरे जो थे चूरू के आपके गोपाल दास, 2 हो गए, ठीक है। तीसरे की मैं बात कर लूँ तो तीसरा आपका सत्यनारायण हो गया, 3 जने हो गए। 3 जने के अलावा चौथा चंदनमल बेहड़ भी इसमें शामिल था। कौन? चंदनमल बेहड़। इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ, सीधे एग्जाम्स में छपेंगे, याद रखना। आजकल पेपर थोड़ा सा टफ लेवल का बनता है और सवाल भी सिलेबस से बाहर आते हैं, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना आपको। 5वां जो थे वो बद्री प्रसाद था भाई। 5वां कौन था? बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाना। छठे जो थे आपके लक्ष्मीमल सुराणा, लक्ष्मीमल सुराणा, ठीक है, एल से लक्ष्मीमल सुराणा, ठीक है, ये आपको याद रखना। और 7वें जो थे वो सोहनलाल थे भाई, चूरू के सोहनलाल, सोहनलाल, क्लियर। और इसके अलावा 8वें की बात कर लो तो मास्टर प्यारेलाल, ठीक है, प्यारेलाल जी का संबंध भी इन्हीं से था। तो 8 ये जो थे जो कि आपके किस में शामिल थे, बीकानेर राजद्रोह और षड्यंत्र के मामले के अंदर शामिल थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में डैश रियासत को शामिल किया गया था। तो राजस्थान का तीसरा जो चरण था उसमें जो शामिल हुआ था, कौन कौन हुआ था, तो बिल्कुल मैं बात कर लेता हूँ। तो तीसरे चरण में केवल उदयपुर को ही शामिल किया गया था। कौन सी रियासत को? उदयपुर को शामिल किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3। देखो जब राजस्थान में एकीकरण का कार्य प्रगति पे था तो उस समय 19 तो देसी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। उसमें राजस्थान तो उस समय 20 श्रेणी का राज्य था और राजस्थान के अंदर जो अजमेर मेरवाड़ा था वो सी श्रेणी का राज्य था, क्लियर है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एकीकरण के समय, ठीक है, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी, सबसे प्राचीन रियासत, ठीक है। सबसे नवीन रियासत जो थी वो झालावाड़ थी। कौन सी थी भाई? झालावाड़। सबसे प्राचीन मेवाड़ होगी, सबसे नवीन झालावाड़ होगी, क्लियर है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मारवाड़ थी, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से बात कर ले तो सबसे बड़ी आपकी जयपुर थी, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली के हैं? कौन से मंदिर जो है गुज्जर प्रतिहार शैली के, ये आपको बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में अपन अच्छे से देखने वाले हैं। तो चित्तौड़गढ़ के किले का समिधेश्वर मंदिर, ठीक है, गोट मांगलोद का दधी माता का मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और जगत अंबिका माता का मंदिर, ठीक है। तो कौन सा मंदिर जो है गुज्जर प्रतिहार शैली का है ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, देखो गोट मांगलो दधी माता का मंदिर भी है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर भी है और जगत अंबिका माता का मंदिर भी। ये तीनों मंदिर जो है आपके, ये आपके गुज्जर प्रतिहार शैली के हैं। कौन सी शैली के हैं? गुज्जर प्रतिहार शैली के हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, वैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता भी है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ठीक है, भूमिज शैली के मंदिर के बारे में कि भूमिज शैली के मंदिर राजस्थान में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप नोट करना अच्छे से। सबसे पहला जैन मंदिर, जैन सेवाड़ी मंदिर पाली वाला, ठीक है। दूसरी में बात कर लूँ तो महानालेश्वर मंदिर मैनाल भीलवाड़ा। तीसरे की मैं बात कर लूँ तो आपका हो जाएगा उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया। कौन सा मंदिर? उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया। चौथे की मैं बात कर लूँ तो अद्भुतनाथ मंदिर चित्तौड़गढ़। पाँचवें की मैं बात कर लूँ तो सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ वाला। एक सूर्य मंदिर आपका रणकपुर पाली वाला।
सातवें की बात कर लो तो भिंड देवरा वाला। तो ये 7 मंदिर जो मैंने आपको बताया ना, ये भूमिज शैली के। वापस बता देता हूँ एक बार आपको। जैन मंदिर सेवाड़ी पाली, महानालेश्वर मंदिर मैनाल भीलवाड़ा, मुंडेश्वर मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा, अद्भुतनाथ मंदिर ऋषभदेव, सूर्य मंदिर रणकपुर पाली, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़, और भिंड देवरा मंदिर रामगढ़ बारा। ठीक है। इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ सोलंकी शैली में निर्मित, जैसे हम आपका जो समिदेश्वर मंदिर बचा ना, ये आपका गुज्जर प्रतिहार शैली में नहीं है। ये कौन सी शैली में? तो ये सोलंकी शैली में, जिसे अपन कहते हैं मारू गुज्जर शैली। कौन सी शैली? मारू गुज्जर शैली। तो एक तो आपका संचयाय माता का मंदिर ओसिया जोधपुर वाला, और एक ये समिदेश्वर मंदिर, ये दोनों सोलंकी शैली में निर्मित हैं। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ गुज्जर प्रतिहार शैली के जो मंदिर है। ठीक है। कामेश्वर मंदिर पाली, रणछोड़ मंदिर खेड़ बालोतरा, नकटी माता का मंदिर आपका जय भवानीपुरा जयपुर, मरकंडी माता का मंदिर आपका निमाच पाली में, दधिमती माता का मंदिर गोट मांगलोद। ठीक है। किराड़ू के मंदिर, और आदिवरा मंदिर आहड़, हर्षनाथ मंदिर रेवासा सीकर, घाटेश्वर मंदिर बारडोली चित्तौड़गढ़। ठीक है। और सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। ये सारे मंदिर जो है आपकी कौन सी शैली में? गुज्जर प्रतिहार शैली के अंदर है। ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 146वां क्वेश्चन आपके सामने है। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? तो गोविंद गुरु का जो संबंध है वो भील आंदोलन से, आप सभी जानते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा डैश कहलाता है? 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा पिछुआई। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। मरु क्षेत्र में जोगी किस तत्वाद्य यंत्र के साथ गोपीचंद भर्तृहरि सुल्तान निहाल दे आदि के ख्याल गाते थे? 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सारंगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 149वां क्वेश्चन है, तो इसको अपन मैच कर लेते हैं। कल्ला जी का संबंध आपके नहीं, कल्ला जी का संबंध वेंकटेश से हो जाएगा आपका। ठीक है। और हड़पू जी का संबंध रुंडेला, पापू जी का संबंध ददेरवा, सॉरी गोगा जी का संबंध ददेरवा, पापू जी का संबंध कोड़ो से हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा इसका? ठीक है। देखना एक बार वापस अच्छे से मिलान करना, कोई गलती नहीं हो बस। देखो कल्लाजी राठौड़ का संबंध रुंडेला से है। ठीक है। कल्लाजी राठौड़ का संबंध कहाँ से? रुंडेला से। हड़पू जी का संबंध बेगटी से हो जाएगा। गोगा जी का संबंध देरवा से। पापू जी का संबंध कोल्लू से। तो इसका जो राइट 1 हो जाएगा बिल्कुल, है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल है, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? ये थे मल्लीनाथ जी। कौन थे भाई? मल्लीनाथ जी। इनकी पत्नी का नाम था रूपादय। ठीक है। मालाजाल बाड़मेर में जिनका मंदिर बना हुआ, इन रूपादय के कहने पर योग साधना की दीक्षा ली थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद। दूसरा देखो, आप क्लास को शेयर ज़रूर करना। ठीक है। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एक बेहतरीन तैयारी मैं आपकी करवा दूंगा। आपका कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो जिसमें राजस्थान पूछा जाता है, वो आपका मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ।